नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज झारखंड जीके का किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ को ले सकते हैं अपने मोबाइल में। आज का पहला सवाल है कि झारखंड के कुल कितने जिले दो या से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? याद है कुछ कि जो झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। बिल्कुल बहुत मजा आ जाएगा पढ़ने में। अब अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये कितना जिला है? ये 6 जिला ऐसे है ना जो दो या दो से अधिक राज्यों के साथ जो है ये सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा राज्य है देखिए, कौन कौन सा जिला है देखिए। पहला है पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जो है ना, ये यहाँ पे है, देखिए यहाँ मैप थोड़ा सा है। पूर्वी सिंहभूम जो है उड़ीसा व पश्चिम बंगाल को ये सीमा साझा करता है। जैसे कि हम मैप बना दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैप जल्दी जल्दी में। ये ये मैप है, ये पूर्वी सिंहभूम अंचल हो गया। तो कौन सा हो गया? इधर पश्चिम बंगाल और इधर उड़ीसा, ठीक है। अब सरायकेला खरसावां भी का उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को, ये जो यहाँ सरायकेला खरसावां है ये भी क्या, ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को छूता है। और तीसरा दूसरा है दुमका, ये है यहाँ पे हो गया आपका दुमका हो गया। ये जो दुमका है ना, ये किसको टच करता है? इधर बंगाल को टच करता है और इधर बिहार को, ठीक है। साहेबगंज, साहेबगंज जो इधर है यहाँ पे, साहेबगंज जो है ना भाई साहब, ये किसको किसको टच करता है? साहेबगंज आपका पश्चिम बंगाल से, सॉरी, साहेबगंज जो है यहाँ पे, ये तो गढ़वा हो जाएगा, सॉरी साहेबगंज इधर है। एक साहेबगंज जो है ये पश्चिम बंगाल यहाँ पर टच करता है, पश्चिम बंगाल, और इधर कहाँ पे? इधर बिहार, सॉरी उसको बता दिए थे, वो यहाँ पर गढ़वा है। सिमडेगा, सिमडेगा जो है सिमडेगा उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ को, ये सिमडेगा यहाँ पे, ठीक है। सिमडेगा कुछ यहाँ पे है, तो सिमडेगा ये क्या हो जाएगा? उड़ीसा, क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और इधर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। अब आगे गढ़वा, यहीं पर हम बता दिए थे, ठीक है। ये है आपका गढ़वा, ठीक है, याद रखिएगा। गढ़वा जो है ये तो बिहार करता है, और ये इधर यूपी यहाँ थोड़ा सा टच करता है, और ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, याद रखिएगा। मुंडाओं का अंतिम राजा कौन हुआ? याद है मुंडाओं का जो अंतिम राजा हुआ, यह कौन हुआ था? मुंडाओं का अंतिम राजा जो है ये मदरा मुंडा हुआ। कौन हुए? मदरा मुंडा। सुतिया नाखन राज्य प्रायः समस्त झारखंड क्षेत्र में फैला हुआ था। दुर्भाग्य से यह राज्य ज्यादा स्थायी सिद्ध नहीं हो सका। अब मदरा मुंडा मुंडाओं का जो है अंतिम साजा साबित हुआ। कौन? मदरा मुंडा। अगला सवाल कि रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम निम्न में से कौन है? रामगढ़ राज्य की जो राजधानियों में का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? ये चलिए याद है, ये जो सही क्रम है ना भाई साहब, ये कौन सा हो जाएगा? इसका सही क्रम है, पहला कौन सा था? पहला हमारा सिसिया, फिर उर्दा, फिर बादम, बादम तीसरा नंबर, चौथा हो जाएगा रामगढ़, चौथा रामगढ़, पांचवा इचाक, और छठा जो है पद्मा, ठीक है। इसका जो है ना, ये इसका सही क्रम है। पहला कौन था? सिसिया, फिर उर्दा। एस, एक मिनट बता दे रहे हैं बढ़िया से ट्रिक से। पहला कौन हो जाएगा हमारा? सिसिया, ठीक है, सिसिया, एस से सिसिया, ओ से उर्दा, बी से बादम, सब हो गया। आर से रामगढ़, आई से इचाक, और पी से पद्मा। सबरीप, सबरीप याद रखिए, सबरीप याद रखिएगा, यानी कि सिसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक, पद्मा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला इसके बारे में जानते हैं। इसका अब राजधानी देख लेते हैं, संस्थापक का राजधानी। सिसिया बागदेव सिंह जो थे, वो सिसिया की राजधानी कहाँ था? बागदेव सिंह का जो राजधानी था वो सिसिया था। बागदेव सिंह फिर कहाँ पे आया? उर्दा। फिर हेमंत सिंह आया, हेमंत सिंह कहाँ? बादम। दलेल सिंह रामगढ़, तेज सिंह इचाक, ब्रह्मदेव नारायण सिंह पद्मा। कहाँ? पद्मा कौन था? ब्रह्मदेव नारायण सिंह। याद रखिएगा, बागदेव सिंह कहाँ? सिसिया, बागदेव सिंह उर्दा, हेमंत सिंह बादम, दलेल सिंह रामगढ़, तेज सिंह इचाक, ब्रह्मदेव नारायण सिंह पद्मा। चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कोल विद्रोह का युद्ध सूचक क्या था? कोल जो विद्रोह था इसका युद्ध का सूचक क्या था? कोल विद्रोह का युद्ध का सूचक क्या था? तो कोल विद्रोह का जो सूचक था ना, याद है, ये था तीर। क्या था? तीर।
कोल विद्रोह दिसंबर 1831 में शुरू हुआ और जंगल की आग की तरह फैलता गया। इसका कारण था यूरोपीय धर्म युद्ध के क्रॉस की तरह युद्ध सूचक तीर को गांव-गांव घुमाया गया। क्या किया गया? जो तीर का जो सूचक बनाया गया था उसको कहाँ घुमाया गया? गांव-गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक आदिवासी को शामिल करने का प्रयास किया गया। चलिए अगला सवाल। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूछा है झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सा है? इसमें जो है ना, ये आपका कौन सा है? ये आपका है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा है? स्वर्ण रेखा नदी जो है ना स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके आराम से गिरती है, चुबक। स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अन्य सभी नदियां किसी न किसी की सहायक नदी में मिल जाती है, जैसे दामोदर, हुगली तथा दक्षिण कोयल नदी शंख नदी में मिल जाती है। और शंख नदी जो है महानदी में मिल जाती है। देखिए कैसे कैसे होता है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो कहाँ गिरती है? स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किसी न किसी नदी की किसी न किसी की सहायक नदी में मिल जाती है। ठीक है, जैसे दामोदर जो है हुगली में तथा दक्षिण कोयल नदी शंख में मिल जाती है और शंख नदी जो है महानदी में मिल जाती है। याद रखिएगा। अगला सवाल। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सा मिट्टी सबसे नवीन मिट्टी है? बताइए कौन सा सबसे नवीन मिट्टी है? ये जलोढ़ जो है ना, जलोढ़ मिट्टी, ये सबसे नवीन मिट्टी है। याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीन मिट्टी है। यह साहेबगंज के गंगा घाटी क्षेत्र तथा सोनरेखा का निचली घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन? जलोढ़ मिट्टी जो है झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीन मिट्टी है। यह साहेबगंज के गंगा घाटी क्षेत्र में तथा सोनरेखा का निचली घाटी क्षेत्र में यह पाया जाता है। अगला सवाल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूछ रहा है भाई, याद रखिएगा। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है कि अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? तो किस जिले में है? ये है रांची जिले में है। कौन सा जिला? रांची जिला। अगला इसका देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या रांची जिले में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों हो गया कहाँ? रांची में। अनुसूचित जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले कौन कौन सा है? पहला रांची, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा गुमला, चौथा पूर्वी सिंहभूम। याद रखिएगा, पहला कहाँ? रांची, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, फिर गुमला, फिर पूर्वी सिंहभूम। अगला सवाल। तो गुल्लू भुइयां तथा जारू तथा हेमरम निम्न में से किस खड़िया जनजाति के 3 वर्गों का एक प्रमुख गोत्र है? गुल्लू भुइयां, जारू तथा हेमरम निम्न में से किस खड़िया जनजाति के 3 वर्गों में एक प्रमुख गोत्र है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? याद है? ये जो है ना, ये पहाड़ी खड़िया के वर्ग है। कौन कौन सा? गुल्लू भुइयां, जारू तथा हेमरम। चलिए याद रखिएगा। इसके बारे में जानते हैं कि ये पहाड़ी खड़िया में कौन पढ़े थे हम लोग? गोलू भुइयां, जारू, हेमरम। लेकिन ढेलकी खड़िया जो है, ढेलकी खड़िया में याद रखिएगा, ढेलकी खड़िया में कौन हो जाएगा? मुरु, समद, हांसदा, टोपनो, ये सब क्या है? ढेलकी खड़िया में अंतर्गत आता है। दूध खड़िया में कौन कौन है? दूध खड़िया वर्ग में आ जाएगा डुंगडुंग, कुल, विलुंग, सोनेर, कीरो। ये सब क्या है? ये दूध खड़िया में। अगला सवाल है कि झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य जमाव किन क्षेत्रों में पाया जाता है? झारखंड में क्रोमाइट का जो मुख्य जमाव है ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है? क्रोमाइट का ये जो है ना, ये सरायकेला तथा जोजोहातू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सरायकेला तथा जोजोहातू में क्रोमाइट का जो है मुख्य जमाव इन क्षेत्रों में पाया जाता है। झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य जमाव सिंहभूम के जोजोहातू एवं सरायकेला क्षेत्रों में है। यह देश के कुल क्रोमाइट का भंडार लगभग 5.3% भाग में यह पाया। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड में क्रोमाइट का जो मुख्य जमाव सिंहभूम के जोजोहातू एवं सरायकेला क्षेत्र में है। यहाँ देश के कुल क्रोमाइट भंडार का लगभग 5.3% भाग में पाया जाता है। अगला सवाल।
अगला सवाल आर्थिक सर्वेक्षण से है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्तमान में झारखंड का रोड डेंसिटी कितना है? 2022-23 के पूछा है, ठीक है, 23-24 नहीं, 2022-23 के अनुसार पूछा तो कितना है? तो ये जो है ना भाई, ये हो जाएगा आपका 168.70 किलोमीटर। कितना? 168.70 किलोमीटर। वर्तमान में झारखंड का जो रोड डेंसिटी है 31 अगस्त 2022 तक, यहाँ यहाँ पर डेट बोल दिया, 31 अगस्त 2022 तक है कितना? 168.70 किलोमीटर। फिर बाद में नहीं बोलिएगा सर इतना इतना है, आप 31 अगस्त 2022 तक ही बता रहे हैं। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही आसान सवाल है कि कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है। तो कहाँ पे है, इससे संबंधित बहुत सारा पढ़ेंगे। कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है ना, ये कहाँ है? चाईबासा में। चलिए सबका बारे में जानते हैं अब। प्रमंडल का मुख्यालय उत्तरी छोटा नागपुर का कहाँ पे? हजारीबाग। दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची। कोल्हान का चाईबासा। संथाल परगना का दुमका। पलामू का मेदिनीनगर। याद रखिएगा, फिर से दोहरा दे। उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग, दक्षिणी छोटा नागपुर रांची, कोल्हान चाईबासा, संथाल परगना दुमका, पलामू मेदिनीनगर। अगला सवाल, पंचायत समिति का पदेन सचिव निम्न में से कौन होता है? पंचायत समिति का पदेन सचिव निम्न में से कौन होता है? तो कौन होता है तो बताइए आप लोग। ये जो होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये जो है ना, ये पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। अगला सवाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का जो है पदेन सचिव होता है, यानी कौन? BDO। पलामू किला कितने किलो का समूह है? मस्त सवाल है कि पलामू किला जो था है वो कितने किलो का समूह है? याद है तो कितना? 2 किलो का समूह है। देखिए कौन कौन। पलामू किला 2 किलो का समूह है, जिसका नाम पुराना नाम जो है जिसका नाम जो है पुराना किला एवं नया किला है। इसका पहला पुराना किला और दूसरा नया किला। पुराने किला का निर्माण जो है ना चेरोवंशी शासक प्रताप राय एवं नया किला का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया। पुराना किला कौन? प्रताप राय। नया किला मेदिनी राय ने करवाया था। मेदिनी राय ने नए किले में जो है ना एक नागपुरी दरवाजा लगाया था। नागपुरी दरवाजा किसने लगाया था? ये मेदिनी राय ने, जो अपनी आकर्षक स्थापत्य शैली के कारण यह दर्शनीय है। अगला सवाल, वैद्यनाथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? पढ़े हैं वैद्यनाथ मंदिर? ये इसे रावणेश्वर महादेव भी कहा जाता है। बिल्कुल सह कहा जाता है इसके वैद्यनाथ मंदिर को जो है ना, इसे रावणेश्वर महादेव भी कहा जाता है। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैद्यनाथ मंदिर जो का निर्माण जो है वो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने करवाया था। इस मंदिर के प्रांगण में कुल कितने हैं? 22 मंदिर है। बिल्कुल, इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर है, यानी कि हमारा सभी जो ऑप्शन है ना ये सही है। यही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसके प्रांगण 22 मंदिर जो है शिवलिंग के जो फिर पर जनश्रुति के अनुसार वैद्यनाथ धाम में शिवलिंग की स्थापना लंकापति रावण ने किया था। इसी कारण से रावणेश्वर महादेव भी कहा जाता है। इस प्रांगण में कुल 22 मंदिर है। इस प्रांगण का मुख्य प्रमुख मंदिर जो निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा जो है पूरनमल ने कराया था, जिसे प्राचीन मंदिर के निर्माता विश्वकर्मा। कौन? विश्वकर्मा। अगला सवाल, नोमनामा जो है, नोमनामा हो जनजाति में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। नोमनामा हो जनजाति में गाए जाने वाला एक लोकप्रिय लोकगीत है। निम्न में से यह किस प्रकार का लोकगीत है? बताइए किस प्रकार का लोकगीत है ये आपका है नौवन यानी अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाए जाने वाला गीत कौन है? नोमा नामा। इसके नो मतलब नया, नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला जो ये गीत है, याद रखिएगा। यही चीज लिखा हुआ यहाँ पे, पढ़ लीजिएगा। आषाढ़ी पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? होता है आषाढ़ी पूजा, सबके यहाँ होता है। मतलब कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता। आषाढ़ी पूजा जो है एक के संबंध कौन सा कथन सत्य है? आषाढ़ी पूजा, ये आषाढ़ी पूजा जो है ना यह पर्व सदानों एवं आदिवासियों दोनों में मनाया जाता है। बिल्कुल, ये आदिवासियों में भी या सदानों में मनाया जाता है। इसमें घर आंगन में काली पाठी बकरी की बलि दी जाती है। बिल्कुल,
इसमें हड़िया का तापन भी चढ़ाया जाता है, यानी हमारा जो ऑप्शन जो है ना, डी, यानी सभी सही है। आषाढ़ी पूजा आदिवासियों और सदानों दोनों में प्रचलित है। यह पर्व आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। इसमें अखरा या घर आंगन में काली पार्टी की बलि दी जाती है तथा हड़िया का जो है तापान चढ़ाया जाता है। अगला सवाल, यह एक मंगलवाद है। छऊ, नेटुआ, पाइका आदि नृत्यों में इसकी संगीत जो है आवश्यक मानी जाती है। यह एक मंगलवाद है। छऊ, नेटुआ, पाइका आदि नृत्यों में इसकी संगीत आवश्यक मानी जाती है। अगला सवाल, सनाई या शहनाई झारखंड का एक लोकप्रिय वाद्य है या एक मंगलवाद है। इसे पूजा पाठ, शादी विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। साथ ही छऊ, नटुआ, पाइका आदि नृत्यों में भी इस संगीत का आवश्यक माने जाते हैं। क्या आवश्यक माने जाते हैं? अगला सवाल, अनंत सहाय आखोरी के नाटक ग्रह के फेर को, अनंत शाह आखोरी जो है, अनंत शाह आखोरी के नाटक ग्रह के फेर को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। यह नाटक कब प्रकाशित हुआ? सोचिए कितना पर घुमाया है कि अनंत शाह आखोरी के नाटक ग्रह के फेर को झारखंड का हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। यह नाटक कब प्रकाशित हुआ? बताइए कब प्रकाशित हुआ था ये नाटक जो है ना, ये सनाई हो गया था यहाँ पे। ये कब प्रकाशित हुआ नाटक? ये नाटक जो प्रकाशित हुआ था आपका 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। वर्ष 1913 में प्रकाशित अनंत शाह आखोरी के नाटक ग्रह के हेर, अनंत शाह आखोरी का कौन सा है नाटक ग्रह के फेर को झारखंड का हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा विधि महाविद्यालय निजी स्तर के है? तो बताइए, ये गिरिडीह विधि महाविद्यालय, राजेंद्र विधि महाविद्यालय, धनबाद महाविद्यालय, ये जो है ना, ये सभी जो है विधि महाविद्यालय जो है ये निजी स्तर के हैं। इसके बारे में जान जाइए। ये झारखंड में स्थित जो निजी विद्यालय महाविद्यालय जो है गिरिडीह ये है, ये हो गया राजेंद्र विधि महाविद्यालय, धनबाद विधि महाविद्यालय धनबाद, इमामुल हक महाविद्यालय बोकारो, झारखंड विधि महाविद्यालय कोडरमा, कोऑपरेटिव विधि महाविद्यालय पूर्वी सिंहभूम जो है ये सभी निजी स्तर के विद्यालय हैं। अगला सवाल है कि झारखंड खेल नीति 2007 में राज्य खेल के तीव्र विकास के लिए राज्य सरकार एवं खेल संघ ने निम्न में से किसको बढ़ावा देने की बात कही गई थी? 2007 की बात है, याद है कि झारखंड खेल नीति 2007 में राज्य के खेल के तीव्र विकास के लिए राज्य सरकार ने एवं खेल संघ ने निम्न में से किसको बढ़ावा देने की बात कही गई थी? किसको ये बात कही गई थी? किसको ये कहा गया था? आपका क्लब संस्कृति को। किसको? क्लब संस्कृति। इसके बारे में जानिए कि झारखंड खेल नीति 2007 में राज्य में खेल के तीव्र विकास के लिए राज्य सरकार ने खेल संघ द्वारा क्लब संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है। शिवाजी समाज की स्थापना किसने की है? बताइए आप लोग कि शिवाजी समाज की जो स्थापना है वो किसने स्थापना किया था? इसका ये किया गया था विनोद बिहारी महतो के द्वारा शिवाजी समाज की स्थापना की गई थी। हाँ, कब किया गया था शिवाजी समाज की स्थापना? देखिए, विनोद बिहारी महतो ने कुर्मी में व्याप्त सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने हेतु 1969 में शिवाजी समाज की स्थापना की थी। कब किया था? 1969 में। हाल ही में निम्न में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया? बताइए किस योजना को जो है ना झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया? तो ये जो योजना था आपका कौन सा? महिला अचल संपत्ति योजना जो है इस जो है झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखिए कब बंद किया गया। ये है महिला अचल संपत्ति योजना की शुरुआत जो होता है 2017 में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, इस योजना के तहत महिला के नाम से अचल संपत्ति के क्रय करने पर संबंधित संपत्ति निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में 1 रुपये मात्र धनराशि का भुगतान करना होता था। इस योजना को वर्ष 2020 में
बंद कर दिया गया। ठीक है, कब बंद कर दिया? 2020 में। कब स्टार्ट हुआ था? 2017 में। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाना जाते थे? बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाने जाते थे? तो बिरसा मुंडा को झारखंड का जनक के रूप में, यानी झारखंड को जो है धरती आबा जो कहे जाते हैं, पिता भूपिता, जहाँ बिरसा मुंडा को भूपिता यानी कि धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा के कई अन्य नाम जाना जाता है, जैसे कि बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा, बिरसा डेविड, यानी बचपन के स्कूल का नाम क्या था? बिरसा डेविड, धरती आबा आदि के नामों से जाना जाता है। हरिहर धाम जो बगोदर झारखंड के किस शहर पर स्थित है? हरिहर धाम बगोदर झारखंड के में किस शहर पर स्थित है? तो बताइए किस शहर पे है? तो यह गिरिडीह जिला में स्थित है। झारखंड के गिरिडीह जिला के बगोदर में स्थित यह एक मंदिर है जिसे हरिहर धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग की ऊंचाई जो है 65 फीट है। यह शिवलिंग एक मंदिर है, जबकि इसके अंदर एक छोटा सा एक और शिवलिंग स्थापित है। इसकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जिनकी शादी नहीं हो रही है वो आए तो ये बात बन जाती है। इस कारण इस मंदिर को चट मंगनी पट ब्याह के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, जाइए, किसका शादी नहीं हो रहा है, आप एक बार जाइए वहां पर, आप अर्जी डालिए, आपका चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? गरुड़ पुराण में कौन सी पेंटिंग मिलती है? तो गरुड़ पुराण में पतिकार जो है ना, पतिकार जो बोलते हैं, पतिकार, गरुड़ पुराण में ये पेंटिंग मिलती है। कौन पतिकार? गरुड़ पुराण में झारखंड की विरासत पाटकर पतिकार पेंटिंग की जानकारी मिली है। झारखंड की विरासत पतिकार पेंटिंग को बचाने के लिए झारखंड सरकार ने सिंहभूम क्षेत्र के आमाडोबी गांव को घोषित किया है। इस पेंटिंग में कई सामग्री प्रयोग खिलाई जाती है। पत्तों और पेड़ों के छालों के रंग से तैयार किया है। तो सोचिए, पत्तों और पेड़ों की छालों के रंग से तैयार किए जाते हैं और ब्रश में हाथों से बनाया जाता है। फिर रंगों के माध्यम से इस किसी घटना या कहानी का चित्रण किया है। तो सोचिए, इतना मेहनत किया जाता है इसके प्रति, इसीलिए क्या किया झारखंड सरकार ने? ये आमाडोबी गांव को पर्यटन स्थल घोषित किया है। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल। आज का सवालों की संख्या यहीं पे खत्म हो गई। और वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार।